हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी बेंच में। ये हमारा अम्ल क्षारक एवं लवण का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने दो वीडियोस में डिस्कस कर लिया कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, उससे रासायनिक अभिक्रिया पूरी कंप्लीट एनालिसिस कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनीकरण कि आयनीकरण क्या होता है, ये किस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं कि आयनीकरण क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ को जलीय विलयन में घोलने पर वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। क्या बोला मैंने? जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में घोलने पर वह अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है आयनीकरण। या फिर एक और लिख सकते हैं कि आप किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जलीय विलयन में घोलने पर वह अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आयनीकरण। समझ में आई बात है? अब देखो, जैसे कि मैंने जलीय विलयन की बात किया है ना, तो जैसे कि मैं समझ देता हूँ, मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब मैं जल में क्या करता हूं, घोलता हूं, तो वो अपनी अवयवी आयन, अवयवी मतलब कि वो किससे किससे मिलकर बना। मैंने इससे पहले आपको बताया है पिछले वीडियो में कि किससे किससे मिलकर बनता है। ये H और Cl हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है, तो वही उसके अवयवी आयन हो गए। ठीक है, जैसे कि क्या हो गए, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या रहता है, G+1 रहता है, और क्लोरीन क्या रहता है, G-1 रहता है। आई बात समझ में? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में मैं क्या करता हूँ, घोलता हूँ, तो क्या बनता है, एक H+ आयन और एक क्या बना, Cl- आयन, मतलब धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन में विभक्त हो जाता है। इसे ही कहा जाता है क्या, आयनीकरण। आई बात समझ में? वो अपने अवयवी आयन यानी कि जिससे वो मिलकर बना उसी में विभक्त हो गए। ये आयन है धनात्मक आयन और ये ऋणात्मक आयन। आई बात समझ में? इसी प्रकार और ले सकते हैं आप, जैसे क्षार का एक आप ले लीजिए, जैसे कि मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं क्या करता हूं जल में घोलता हूं, तो क्या बनता है, अब यही आयन क्या है इसका, सोडियम प्लस और क्या है, हाइड्रोक्साइड माइनस। आई बात समझ में? ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में घोला तो वो क्या होता है, अपने अवयवी आयन, ये उसके अवयवी आयन में विभक्त हो जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, आयनीकरण। आई होप आपको क्लियर है बात? ठीक, बढ़िया। इसी इसी तरह से आप जितने भी हमने अम्ल और क्षार जितने भी पढ़े हैं, आप उन सब का इस तरह से आयनीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी आयनीकरण में एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हुए आर्हीनियस। आर्हीनियस ने आयनीकरण के बेसिस पे एक सिद्धांत दिया, अम्ल और क्षारक के लिए सिद्धांत। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार पूछा जाता है कि आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है और क्षार। चलिए देखते हैं आर्हीनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षार। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे आर्हीनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षारक का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आर्हीनियस ने अम्ल और क्षार के बारे में क्या बोला, कि आर्हीनियस ने आयनीकरण के आधार पर अम्ल और क्षार को किस तरह से परिभाषित किया। समझ में आई डियर स्टूडेंट्स? अब देखते हैं क्या अम्ल के बारे में आर्हीनियस का क्या कहना है या फिर उनका क्या कथन है। तो आर्हीनियस के अनुसार, मैंने आयनीकरण को क्या बोला कि जब भी किसी पदार्थ को जलीय विलयन में घोलने पर वह अपने अवयवी आयन कौन कौन से होते हैं, या फिर धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा, तो अवयवी आयनों में विभक्त होता है ना। तो सेम यही कहना था किसका, आर्हीनियस के अनुसार कि अम्ल अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर एक धनात्मक आयन, और वो धनात्मक आयन कौन सा होगा, हाइड्रोजन। समझ में आई बातें? मतलब कि क्या, किसी भी अम्ल को जलीय विलयन में घोलने पर वे एक धनात्मक आयन हाइड्रोजन आयन तथा एक कोई भी ऋणात्मक आयन देता है, उसे ही क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। मैंने क्या बोला, आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे अणु होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर एक H+ आयन तथा एक ऋणात्मक आयन देते हैं, तो यह कहलाता है अम्ल। तो किसी भी अणु को मैं जल में घोल देता हूं, जैसे कि मेरे को नहीं पता कि HCl है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये अम्ल है या क्षार मेरे को कभी नहीं पता।
है ना। अभी समझ लीजिए कि मेरे को नहीं पता, अब मैंने इसको जल में घोला भाई, जल में घोल देते हैं, चलो ठीक है जल में घोल देते हैं, ये जल में घोल अपने आप यही आयनों में विभक्त होगा ये, और क्या देगा जी Cl माइनस। समझ में आई बातें हैं। तो देखो एक H प्लस आयन मिला, और मैंने आर्हेनियस ने क्या बोला कि कोई भी अणु जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है और कोई भी ऋणात्मक आयन देता है, मतलब वो क्या है, अम्ल। आई बात समझ में आई। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है भैया, जो जलीय विलयन है ना, जलीय विलयन में क्या देता है जी, एक H प्लस आयन देता है, धन कोई ऋणात्मक आयन देता है, कोई ऋणात्मक आयन देता है, ऋणात्मक। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार हो गया कि कोई भी जलीय विलयन में कोई पदार्थ H प्लस आयन तथा कोई ऋणात्मक आयन देता है, मतलब क्या है, वो अम्ल है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलो H2SO4 देखिए H2SO4 है, मैं इसको जलीय विलयन में घोल देता हूं तो क्या देगा जी, ये क्या देगा H प्लस आयन, और क्या देगा जी SO4 माइनस आयन, ये -2 होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। ये देखिए H है ना, दो ठो है तो दो ठो लगा दो। आई बात समझ में, दो ठो हाइड्रोजन है, अरे इसी तरह से आप और भी ले सकते हैं, जितने भी आप ले सकते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, क्या टूटेगा जी ये H प्लस आयन में, ठीक है, और क्या टूटेगा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रेट माइनस। आई बात समझ में, नाइट्रेट, और ये सभी में H प्लस आ रहा है, मतलब ये सब क्या है, अम्ल है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया। अब हम देखते हैं इसी के आर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या होता है। ठीक है, तो क्षार क्या होता है, तो जब क्षार एक ऐसा अणु होता है जो जल में घुलकर कोई भी धन आयन तथा एक ऋणात्मक हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। समझ में आई बातें हैं, ठीक है। चलो बात क्या है, जल में घुलकर जलीय विलयन में क्या देता है जी, ठीक है, क्या देता है, एक धनात्मक आयन देगा, धनात्मक आयन, कोई भी धनात्मक आयन देता है, प्लस क्या देता है जी OH हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देता है। तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या होता है, वे अणु होते हैं जो जलीय विलयन में कोई धनात्मक आयन तथा ऋणात्मक हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। आई बात समझ में, तो वह होता है क्षार। समझ में आया, ठीक है। चलो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको मैं जब जल में विलय करता हूं तो क्या देता है जी Na प्लस, और क्या देता है धन OH माइनस। क्लियर है बात, देखो OH माइनस आ गया, मतलब क्या है ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है जी, क्षार है। क्लियर है बात, ठीक। और देख लो, जैसे मेरे पास क्या है भाई, कोई भी देख लो, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2, ठीक, कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, चलो क्या बनाता है, कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 2 प्लस OH माइनस 1, माइनस होता है, यहाँ कितना ठो है, दो ठो है, दो ठो लगा दो। क्लियर है बात, आई बात समझ में कि क्षार क्या होता है और अम्ल क्या होता है, किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। तो ये है आर्हेनियस का सिद्धांत, अम्ल क्षारक सिद्धांत। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है, बढ़िया। तो आप इसी तरह से बहुत सारे जितने भी अम्ल और क्षारक है आप उन सब का, मैंने क्षार लिखा ना, क्षारक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने बोला ना क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्षार। तो देखिए सभी घुल जा रहे हैं, मतलब कि वो क्या बोलेंगे, क्षार है। क्लियर है बात, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब हम देख लेते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार होते हैं, दुर्बल क्षार। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि उसके प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के उदाहरण मैंने बता दिया था कि कौन कौन से अम्ल हैं जो प्रबल है और कौन कौन से क्षार हैं जो प्रबल है।
इस तरह से मैंने बहुत सारे आपको उदाहरण बता दिए हैं, उसको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में प्रबल अम्ल होता क्या है। ठीक है, मैंने आयनीकरण बताया ना आप लोगों को। देखिए, तो प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल क्या होता है? कोई भी अम्ल जो जल में पूर्णतः क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। पूर्णतः आयनित मतलब कहने का मतलब क्या है भैया? कोई भी अम्ल है जो क्या हो जाता है जी? पूर्णतः आयनित हो जाता है। पूर्णतः आयनित। क्या बोला मैंने? कोई भी अम्ल जो जल में घुल कर क्या हो जाता है? पूर्णतः आयनित हो जाता है, तो ऐसे अम्ल को हम क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। ये पूर्णतः आयनित मतलब क्या होता है जी? कि वो जितना ज्यादा H प्लस आयन दे सकता है। तो कोई भी अम्ल जल में घुलकर जितना अधिक H प्लस आयन देगा वह उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला? प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर क्या होते हैं? पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, तो ऐसे अम्ल को क्या बोलेंगे जी? प्रबल अम्ल। इसी तरह क्या होता है? दुर्बल अम्ल, जो जल में घुलकर क्या होता है? पूर्णतः आयनित नहीं होते थे। क्या होता है? आंशिक आयनिक होते हैं। आंशिक 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 आयनित हो जाते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट? मतलब क्या होता है? ये कम मात्रा में है ना, ये ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, है ना, ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, ज्यादा संख्या में। और ये क्या होता है? कम संख्या में क्या होते हैं? H प्लस आयन देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो दुर्बल अम्ल जो जल में घुलकर, है ना, ऐसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होता है, तो ऐसे अम्ल को बोले जाएगा दुर्बल अम्ल। अब देख लेते हैं इसी प्रकार प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते, प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाता है। पूर्णतः आयनित मतलब कि ये भी पूर्णतः आयनित, ये भी पूर्ण, तो यहाँ H प्लस आयन देता था ज्यादा मात्रा में, ये क्या देगा? ज्यादा संख्या में OH माइनस आयन देगा। क्लियर है बात? बढ़िया। तो ये भी पूर्णतः आयनित हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पूर्णतः आयनित हो जाता है। पूर्णतः आयनित हो जाता है, लेकिन ये ज्यादा संख्या में क्या देता है? ज्यादा संख्या में OH माइनस आयन। तो ऐसा क्षार जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाता है, मतलब क्या? वो ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन देता है, उसे क्या कहा जाएगा? प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार जो ऐसा क्षार है जो क्या होता है? आंशिक रूप से आयनित होता है, लेकिन कम मात्रा में क्या देता है? OH माइनस आयन। ठीक है, आंशिक आयनित हो गया और कम मात्रा में क्या देता है जी? OH माइनस आयन। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? ठीक, इसे लर्न कर लीजिए, और इसके उदाहरण मैंने पहले वीडियो में बता लिया है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले पीएच मान। और पीएच मान क्या होता है? उसको किससे निकाला जाता है? पीएच स्केल से। ठीक है, तो पीएच मान को किससे निकाला जाता है? पीएच स्केल द्वारा। और ये आपको पीएच स्केल बना हुआ है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पीएच होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखिए, पीएच, पी मतलब होता है पोटेंज। पी मतलब क्या होता है? पोटेंज। पोटेंज। और एच मीन्स होता है हाइड्रोजन। 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 तो पोटेंज मीन्स होता है शक्ति। किसकी शक्ति जी? हाइड्रोजन की। तो देखिए, पीएच मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन की शक्ति। मतलब क्या करते हैं कि आप उसमें कितना हाइड्रोजन उपस्थित है उसी के हिसाब से पीएच निर्धारित होता है। समझ में आई? आप परिभाषा देख लेते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है एक्चुअली। पीएच स्केल क्या होता है? किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसने? सोरेनसन ने एक स्केल विकसित किया, जिसे हम क्या कहा जाता है जी?
पीएच स्केल कहा जाता है। समझ में आई बातें? ठीक है, क्लियर है? किस वैज्ञानिक ने जी? सोरेनसन ने, सोरेनसन, सोरेनसन। क्या है पीएच स्केल? क्या होता है? किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल विकसित किया जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। समझ में आई बातें जी? अब ये पीएच स्केल होता कैसे है जी? ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक रहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए एक इस स्केल में क्या होता है, ये कलरफुल रहता है ना, रंगीन रहता है। आपको एक लिटमस पेपर, जैसे नीला लिटमस पेपर देखे हो, इतना बड़ा रहता है ये। अब आप किसी भी पदार्थ में अब उसको डालते हैं, अब उसका रंग तो ये रंगीन रहता है अलग अलग रंगों में। अब इसका रंग जो भी कलर का हो गया उसके आप मैच करेंगे कि किसके जैसा है। भाई इसके जैसा है तो ये यहाँ पर आ रहा है, उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 6। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? बढ़िया। अब ये 0 से लेकर 14 तक के अंक इसमें है ना शो हो रहे हैं। तो ये क्या क्या प्रदर्शित करता है? ये 7 नंबर है वो उदासीन है, उदासीन है। क्या है जी? उदासीन, उदासीन। और जैसे ही मैं पीछे चला जाता हूं तो ये किसको प्रदर्शित करता है? ये अम्लीय को प्रदर्शित करता है, और आगे जाने पर ये क्षारीय को प्रदर्शित करता है। मतलब कि अगर मैं इधर जाता हूं है ना, ये तो ये कौन सा गुण बढ़ता है जी? अम्लीय गुण बढ़ता है। कौन सा गुण बढ़ता है? अम्लीय गुण बढ़ता है। और अगर मैं है ना आगे जाता हूं, 7 से आगे जाता हूं 14 की ओर, तो क्षारीय गुण बढ़ता है। कौन सा गुण बढ़ता है? क्षारीय गुण बढ़ता है। देखिए मतलब क्या, अम्लीय गुण बढ़ रहा है मतलब ये अम्ल, फिर ये अम्ल, इस तरह से प्रबलता का क्रम बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सबसे ज्यादा रहता है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन आयन कम रहता है वहां। समझ में आई बात है जी? यहाँ पर क्या रहता है? हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा रहता है, और इधर हाइड्रोजन आयन क्या रहता है? सबसे कम रहता है। ठीक है, और यहाँ OH माइनस ज्यादा रहता है क्योंकि ये क्षार है ना, तो OH ज्यादा रहता है, और इधर क्या रहता है? OH कम रहता है, OH का मान। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मैं 7 से कम चला जाता हूँ, 6, 5, तो ये क्या होता है? अम्ल की प्रबलता बढ़ते जाती है। मतलब ये 0 और 1 वाले सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होंगे। जितने भी प्रबल अम्ल होंगे उसका मान कितना होगा? 0 से 1 या 2 के बीच ही रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट? और इसी तरह से मैं अगर आगे जाता जाऊंगा 8, 9, 10, तो मेरे को फिर क्या होता है? क्षारीय गुण बढ़ते जाएगा। मतलब क्या, ये 14, 12, 13, 14 क्या होंगे? एकदम से प्रबल क्षार होंगे। 0, 1, 2, 3 क्या होंगे जी? ये प्रबल अम्ल होंगे, और ये क्या होंगे? प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट? तो ये होता है पीएच स्केल, जिसमें हमें अम्लीय, क्षारीय गुण और उदासीन को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट? ठीक है। हाँ, तो ये पीएच स्केल क्या है? एक्चुअल में ये अम्ल और क्षारक ज्ञात करने का एक क्या है? सूचक बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से हमको सूचना मिलती है। जैसे लिटमस पेपर से, उसी प्रकार हम इसमें अम्ल और क्षार के कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है इसमें एग्जैक्ट ज्ञात कर सकते हैं। प्रबलता और दुर्बलता भी ज्ञात कर सकते हैं, और उदासीन। ठीक है डियर स्टूडेंट? अब देखते हैं कुछ कुछ उदाहरण कि कौन से पदार्थ में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? अब हम देखते हैं पीएच स्केल में कुछ पदार्थों के पीएच कितने कितने होते हैं। हम उससे ज्ञात कर सकते हैं कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन। अम्लीय है तो कितना प्रबल है, क्षारीय है तो कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जठर रस। जठर रस आप समझते हैं, ये अमाशय, अमाशय में निकलता है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और एक जठर रस निकलता है। दोनों चीजें हमारे अमाशय में पाचन तंत्र से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखिए जठर रस कहाँ निकलता है? हमारे अमाशय में निकलता है। तो उसका पीएच कैसा होता है? एक्चुअल में वो अम्लीय होता है। अम्लीय कितना अम्लीय होता है कि प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? बढ़िया। तो इसका पीएच कितना होता है? लगभग 1.3 या 4, यानी कि 1 से 2 के बीच में वो पाया जाता है। मतलब 1 दशमलव समथिंग कुछ मान होता है इसका। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1 दशमलव। ठीक है। नींबू का रस, नींबू का रस का एक्चुअल पीएच मान होता है 2.2 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट? तो कितना होता है? तो मतलब कैसा है नींबू का रस? प्रबल अम्लीय।
ठीक है। सिरका सिरका का होता है 5.5 होता है। कितना होता है? 5.5। और मतलब क्या होता है? ये दुर्बल अम्लीय होता है। कैसा है जी? दुर्बल अम्लीय। देखिए 7 से कम है मतलब अम्लीय है, लेकिन ये पास में ही है, इसलिए कैसा हो गया? ये दुर्बल अम्लीय। ठीक है। और ये होता है उदासीन। कैसा होता है जी? उदासीन। 7 नंबर का क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। ठीक है। और इधर क्या बढ़ता है? अम्लीय गुण बढ़ता है जी। और इधर कौन सा गुण बढ़ता है? क्षारीय गुण बढ़ता है। ठीक है। तो उदासीन में देखिए जल जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल की बात कर रहा हूं ना, जिसे हम अशुद्ध जल कहते हैं। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7। इसमें क्या है कि जल उदासीन है। उसी प्रकार हमारा रक्त है, तो रक्त का पीएच मान भी इसी के मध्य पाया जाता है। ठीक है। मतलब 7 अप्रोक्स आप मान सकते हैं, इसी के आगे पीछे होता है थोड़ा बहुत, है ना। तो रक्त का पीएच मान मतलब रक्त भी कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है। उसी प्रकार आते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा, तो खाने का सोडा भी कैसा होता है जी? है ना, क्षारीय होता है, लेकिन कैसा होता है? दुर्बल क्षारीय होता है। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान कितना होता है? 10। इसमें क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है जी? क्षारीय है। उसी प्रकार मेरे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 13 से 14 के बीच ही पाया जाता है। आप 13 समझ सकते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है? ये प्रबल क्षार है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि पीएच स्केल किस तरह से उसका पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं, किस पदार्थों का पीएच कितना होता है, और उसी से हम उसके अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों गुणों का पता कर सकते हैं कि वह इनमें से किसके अंतर्गत आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या महत्व है दैनिक जीवन पीएच का महत्व? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा पहला है कि हमारे दैनिक जीवन में हम पीएच का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं और किस तरह से हमारे लिए लाभदायी है, इसका हम अभी उपयोग देखेंगे। ठीक है। तो महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का? तो हमारा पाचन तंत्र और पीएच, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाचन तंत्र और पीएच का है। देखिए जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है? वो हमारे अमाशय में जाता है। और अमाशय में, है ना, ये हमारा अमाशय रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये है क्या? अमाशय। अमाशय में दो तरह से रस निकलते हैं, एक और निकलता है जठर रस और HCl अम्ल। तो ये HCl और जठर रस का काम क्या है कि जब भी हम खाना खाएंगे, है ना, तो ये क्या करता है? ये दोनों निकलते हैं जठर रस और HCl। तो ये दोनों क्या काम करते हैं? HCl निकलता है और जठर रस, जठर रस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जठर रस और क्या निकलता है? HCl अम्ल। अब जितना बार खाएंगे उतना ज्यादा, ये क्या काम करता है? HCl और जठर रस क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है, तथा जो भी हम बैक्टीरिया, कई बार देखे होगे हम भैया गए खाना खाली हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं, सब एक जैसा है ना, तो हम लोग कई बार हाथ भी नहीं धोते खा देते हैं ना, तो अंदर जाता है तो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं ना, हाथ में बैक्टीरिया है, जितने भी जीवाणु हैं वो अंदर जाता है, तो भाई अंदर गया तो वो नुकसान पहुंचाएगा ना। तो ये जब भी हम खाना खाते हैं तो ये आता है हमारे मुंह से आता हुआ आता है ना। देखिए तो ये आया अमाशय में, ये मुंह से खाना खाए और मुंह से कहाँ चला गया? सीधा आता है ग्रसनी, ग्रासनली से फिर अमाशय में आ जाता है। तो अमाशय में क्या होता है? ये HCl निकलता है जठर रस। किसको जी? आपने जो खाना खाया है ना, खाना खाया है तो उसमें जो भी बैक्टीरिया है उसको मारना है, तथा आपके भोजन को भाई उसको क्या करना है? उसको तोड़ना है। तो तोड़ने का काम जठर रस करता है, और HCl क्या काम करता है? उसको बैक्टीरिया जो भी जम है उसको मारने का काम करता है। अब आप देखे हो भाई कि आपने दबा के खा लिया भैया, है ना, इतना तक आते हुए आपने खा लिया, पार्टी वगैरह में गया, फिर कोई अच्छा सा आपका फेवरेट सब्जी या डिश बना है तो आप पूरा खा लेते हैं दबा के, है ना, बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा HCl निकलेगा, और HCl उतना ज्यादा निकलेगा, मतलब क्या होगा? आपने अपच की स्थिति आ जाएगी। क्या स्थिति आ जाएगी जी? अपच की स्थिति आ जाएगी। अपच की स्थिति आ गई। अब अपच की स्थिति आ गई तो आपने देखा होगा अभी हमें पेट दर्द कर रहा है यार, है ना, ये यहाँ पर पेट दर्द हो रहा है बार बार, है ना, और ढकार भी आ रहा है। क्या हो रहा है जी? वहां पर आपको हो जाएगी क्या? एसिडिटी।
एसिडिटी क्या हो गई जी? एसिडिटी। आपने सुना होगा। उसके बाद हम क्या लेते हैं भाई? एसिडिटी हो गया, एंजाइक आर्थर क्या ला ले, इनो ला ले, गैसोफास्ट ला ले, ये आप बोलते हैं ना। तो इनो और गैसोफास्ट, देखो आपको एसिडिटी हो गई ना, ज्यादा खाना खाया, ये ज्यादा मात्रा में निकला, तो ज्यादा मात्रा में निकला तो मतलब क्या हो गई? एसिडिटी। ये एसिड है ना जी, अम्ल। अम्ल मतलब क्या? एसिड है ना, तो एसिड से क्या हो गया? आपको एसिडिटी हो गई। फिर आप क्या लेते हैं? इनो, और ये लेते हैं ना, इनो वगैरह जी, है ना। तो ये क्या है? वो प्रति अम्ल। क्या है जी? वो प्रति अम्ल। क्या है वो? प्रति अम्ल। और ये प्रति अम्ल एक्चुअल में कैसा है जी? ये दुर्बल क्षार है। कैसा है? दुर्बल क्षार। ठीक है। तो जब हमारे पाचन तंत्र में एसिडिटी हो जाती है, अपच की स्थिति होने पर हम क्या लेते हैं जी? प्रति अम्ल। इसी को एंटासिड बोला जाता है। मैंने शुरू लेक्चर में आपको बताया था एंटासिड क्या होता है, यही है। तो प्रति अम्ल मतलब क्या बोला जाता है? इसको एंटासिड। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो HCl उतना ही ज्यादा मात्रा में निकलेगा। उतना ही ज्यादा मात्रा में निकला मतलब क्या होगा? अपच की स्थिति, इसको एसिडिटी बोल देते हैं। तो हम इसी को दूर करने के लिए क्या लेते हैं? एसिड बढ़ गया तो एसिड है ना, हाँ, तो क्या लेते हैं हम? दुर्बल क्षार। इसी को क्या बोला जाता है? प्रति अम्ल। और इसके लिए क्या लेते हैं? ये दुर्बल क्षार एक्चुअल में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया अभी बताया आपको, जिसका पीएच अभी आपसे निकाला हूं, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर पीएच में बताया था। हाँ, तो ये लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो हमारी एसिडिटी कैसे हो जाती है? दूर हो जाती है। ये कैसे क्या काम करते हैं? एसिड बढ़ गया ना, अम्ल हो गया। हाँ, तो हमने क्या लिया जी? क्षार लिया ना, क्षार लिया। तो क्षार, तो क्या बन जाता है जी? अम्ल और क्षार मिलकर क्या बन जाता है? लवण बन जाता है। और क्या बनता है? जल। और ये हमारे लिए हानिकारक बिल्कुल नहीं है जी लवण। अब आई बात समझ में? क्लियर है बात? जब हमारे अपच की स्थिति हो जाती है तो हम क्या लेते हैं? प्रति अम्ल। और प्रति अम्ल कैसा होता है एक्चुअल में? वो क्या है? दुर्बल क्षार है। तो दुर्बल क्षार है और उसी के लिए हम क्या ले लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? दुर्बल क्षार। आई बात समझ में? तो हमारे पाचन तंत्र पीएच किस तरह से उपयोगी है? आप इसी तरह से लिख सकते हैं, इसको ना लिखें तो भी चलेगा कि अपच की स्थिति में हम प्रति अम्ल लेते हैं और वो दुर्बल क्षार होता है, और दुर्बल क्षार के लिए हम लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यही है दुर्बल क्षार। आई बात समझ में? क्लियर है हमारा पाचन तंत्र और पीएच? ठीक है डियर स्टूडेंट, बढ़िया। अब हम देखते हैं रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रियाएं। रक्त का पीएच, देखिए रक्त का पीएच मैंने आपको बताया था। रक्त का पीएच कितना होता है जी? रक्त का पीएच मान कितना होता है जी? 7 होता है। 7 इट मीन्स क्या है? रक्त कैसा है? उदासीन प्रक्रिया। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हमको कुछ बीमारी हो गई या फिर किसी तरह से हमारे है ना शारीरिक असंतुलन हो गया, ठीक है, तो हमारा पीएच अगर 7 से कम हो जाता है, कई बार का क्या हो जाता है? 7 से कम हो जाता है, मतलब पीएच कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? वो अम्लीय हो रहा है। और रक्त के, है ना, रक्त देखिए, रक्त में क्या पाया जाता है जी? रक्त में 3 प्रकार की रहती है भैया, है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और एक होता है पर्टिकुलर प्लाज्मा, है ना। तो देखिए आरबीसी में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। क्या क्या रहता है जी? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या रहता है? रक्त में रहता है हीमोग्लोबिन। अब हमारा पीएच कितना हो गया? 7 से कम हो गया, है ना। तो 7 से कम हो गया मतलब क्या हो गया? ये हीमोग्लोबिन को क्या कर देता है जी? आकृति ऐसा गोलाकार रहता है, तो पीएच कम हो जाने पर कैसा रहता है? इस तरह से, या फिर उसका शेप, उसका आकार बदल जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाता है। कहां ले जाता है? शरीर के पूरे विभिन्न भागों में हीमोग्लोबिन, है ना, ऑक्सीजन को ले जाता है। और हीमोग्लोबिन मतलब क्या? रक्त के अंदर रहता है। तो अब देखिए हमारा पीएच मान, रक्त का पीएच मान क्या हो जाता है जी? 7 से कम हो गया मतलब क्या हो गया? अम्लीय हो गया। अम्लीय हो गया मतलब क्या? वो हीमोग्लोबिन को नुकसान पहुंचाएगा, और हीमोग्लोबिन को नुकसान पहुंचाएगा इसका मतलब क्या है? आपको ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचने में परेशानी होगी, है ना, और परेशानी होगी इसलिए आप जल्दी थक जाएंगे।
आप जितने भी जल्दी दौड़ेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, कोई भी काम करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा मतलब कि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी। समझ में आई बातें जी? क्लियर है बात? ठीक है, तो आप इसके देख सकते हैं कि अम्लीय होने पर भी नुकसान है और क्षारीय हुआ तो भी नुकसान है। मतलब क्या, हमारा पीएच कितना होना चाहिए? 7। तो अम्लीय होगा तो भी नुकसान है और क्षारीय होगा तो भी नुकसान। तो हमें एग्जैक्ट उसका रहना चाहिए, 7 के आसपास ही रहना चाहिए हमारे पीएच। तो आई होप आप लोग को क्लियर है कि रक्त का पीएच और हमारी जैविक प्रक्रियाएं किस तरह से प्रभावित होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये है हमारा रक्त। अब देखते हैं हम लोग, तीसरा है लार का पीएच। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए हमारा लार का पीएच मतलब कि मुंह में क्या होता है जी? ठीक है, हाँ, मुंह में क्या होता है जी? मुंह में रहता है दांत, है ना? मुंह, तो मुंह में क्या रहता है? दांत। और दांत किसका रहता है? दांत का जो इनेमल है ना, दांत का क्या है जी? इनेमल। इनेमल, तो दांत का जो इनेमल है वो किससे बना रहता है? किससे बना रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना। किससे बना रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है डियर, देखिए हमारा जो मुंह है, मुंह में रहता है दांत, यही चबाता है भोजन को। ठीक है, तो भोजन को कौन तक चबाता है? दांत। और दांत का जो इनेमल है मतलब ऊपरी भाग जो किससे बना रहता है? पूरा दांत किससे वो एक्चुअल में बना रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, अब ये क्या है? घुलता नहीं है, ये पानी वगैरह कुछ भी नहीं घुलता। देखिए दांत स्ट्रॉन्ग रहता है ना, हाँ, तो दांत स्ट्रॉन्ग रहता है मतलब क्या? वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना रहता है। लेकिन हम लोग खाना खाते हैं कई बार, है ना, और कई बार क्या होता है कि हम लोग मुंह को ठीक से साफ नहीं करते और वहां बच जाता है खाने के टुकड़े या फिर जो भी मीठा आप खा रहे थे वो बच जाता है टुकड़ा। तो क्या करता है ना, तो मुंह के अंदर जब वही क्या करता है, जब आप बच जाता है तो उसका पीएच मान कितना होता है जी? 5.5 से कम हो जाता है। क्या हो जाता है? से कम हो जाता है। पीएच मान 5.5 से क्या हो जाता है जी? कम हो जाता है। किसका पीएच मान है जी? 5.5 से। जब लार, आपने बहुत सारा खाना खाया और आपके मुंह में जो बच जाते हैं ना कण, छोटे छोटे टुकड़े, या फिर कोई भी आप मीठा खाए हो कण बच जाता है, तो वही क्या कर देता है कि हमारे अंदर जो मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है, इसी को क्या कर देता है? इसी शर्करा को या फिर जो आप खाने के टुकड़े खाए हैं उसी को निम्नलीकृत करके क्या कर देता है जी? अम्ल में परिवर्तित कर देता है। किसमें बदल देता है जी? अम्ल में। अब देखिए आपके मुंह का अम्ल अम्ल में बदल दिया, आपके मुंह का जो भी लार है अब कैसा हो गया जी? अम्लीय हो गया। और जब बहुत ज्यादा अम्लीय मतलब कि जब आपका लार कितना होता है जी? 5.5 से कम हो जाता है। कितना से? 5.5 से कम हो गया। इसका मतलब क्या है? अब वो आप क्या करेगा जी? आपके दांत को सड़ाना शुरू कर देता है। कैसा करना शुरू कर देता है जी? इनेमल को कैसा करना शुरू कर देता है? सड़ाना शुरू कर देता है। क्लियर है बात? आई बात समझ में? मैंने क्या कहा कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने के कण, है ना, हमारे मुंह में बच जाते हैं, तो दांत के जो बैक्टीरिया हैं उसको कैसे कर देते हैं जी? उस खाने को क्या कर देते हैं जी? निम्नीकृत कर देते हैं। खाने को निम्नीकृत करके क्या बना देते हैं जी? अम्ल। और अम्ल बना दिया, अब आपका लार कैसा हो गया जी? अम्लीय। और कब होता है? जब 5.5 मतलब कि अम्लीय है ना, तो इससे जैसे ही कम हो जाता है उसका मान और कम हो जाता है, तब हमारा दांत क्या हो जाता है? सड़ना शुरू हो जाता है ना। तो अब सड़ने लग गया अभी, तो हम क्या करते हैं जी? आप देखें क्षारीय दंत मंजन, तो कैसा उपयोग करते हैं? अम्ल हो गया ना, तो अम्ल को मिटाने के लिए क्या उपयोग करेंगे? क्षार। तो क्षार के कैसे उपयोग करते हैं जी? क्षारीय दंत मंजन से हम लोग क्या कर देते जी? दांत को साफ करते हैं। क्षारीय दंत मंजन से मुंह को साफ करते हैं। क्षारीय दंत मंजन से कैसे करते हैं? मुंह की सफाई करते हैं, जिससे हमारा दांत क्या रहे जी? स्वस्थ रहे। आई बात समझ में? क्लियर है बात? ठीक है, चौथा है हमारा पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। मतलब क्या है कि पौधे व जंतु अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, है ना, अब कुछ अम्लों का स्रावन करते हैं, मतलब कुछ अम्ल निकालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, है ना, जैसे कि आप कोई भी मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी को जैसे खतरा महसूस हुआ, आप उसके पास गए तो उसको लगा कि आप उस पर अटैक कर रहे हैं या फिर उसके
जो भी मधुमक्खी है तो उसका छत्ता है, तो आप उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो क्या कर देती है, आप पर हमला कर देती है। और हमला करने पर क्या होता है, मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी क्या होता है, ये मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी क्या करती है जी, है ना, तो मधुमक्खी क्या करती है, डंक छोड़ देती है, इस तरह से नीचे में डंक छोड़ देती है, और डंक करती है ना, आपको बाइट करती है तो काटती है, तो यहाँ से क्या है, कौन सा निकलता है जी, यहाँ से निकलता है फॉर्मिक अम्ल, यानी कि जो डंक है ना, वो डंक में रहता है फॉर्मिक अम्ल। तो आपके कोई भी ऐसा डंक मारा, आपको कौन सा अम्ल निकाल, वो छोड़ दिया जी, फॉर्मिक अम्ल, तो वो अपने आप की क्या करती है, इस तरह से वो रक्षा करती है। आई बात समझ में, मतलब क्या हुआ, जो भी जंतुएं हैं वो अपनी आत्मरक्षा के लिए, है ना, इस तरह से चीजें करती हैं, मतलब कि आपको काटेगी, मतलब उसमें आप देखिए, अब अम्ल गया बॉडी में तो फूल जाता है, क्यों फूल जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता ना जी अम्ल को, इसीलिए वो फूल जाता है। आई बात समझ में जी, डंक मारता है ना, तो इसीलिए कई बार हम क्या करते हैं, जब डंक मार दे अम्ल हो तो कई बार सलाह दी जाती है कि भैया क्या करें, खाने का सोडा लगाना, खाने का सोडा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अम्लीय होता है, इसलिए खाने का सोडा मतलब क्षारीय दोनों को मिलाएंगे। आई बात समझ में जी, तो ये मधुमक्खी क्या करती है, अपनी आत्मरक्षा के लिए कौन सा अम्ल छोड़ देती है जी, फॉर्मिक अम्ल। इसी प्रकार आप लोग चींटी देखे होंगे, चींटी, ये मधुमक्खी हो गया, दूसरा है चींटी। तो चींटी क्या करता है, चींटी क्या कर देता है, आपको काट लेता है ना, उसके ये मुंह रहता है, ये मुंह, तो इस प्रकार से दो ठो इस तरह से ये रहता है, तो इससे आपके उसके अपने रक्षा के लिए क्या करते हैं, आप काट लेती है ना, अब काटती है तो कौन सा अम्ल छोड़ देते हो, मेथेनोइक अम्ल छोड़ दी, ठीक है, तो मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हो अपनी आत्मरक्षा के लिए किया, ठीक है, जैसे चींटी हो गया। इसी तरह से जैसे पौधे हैं, तो नेटल, एक नेटल करके पौधा होता है, नेटल, नेटल, नेटल क्या होता है जी, एक्चुअल में ये जंगली पौधा होता है, जंगली पौधा होता है, इसके रेशे इस तरह से होते हैं, देखिए जैसे पौधा है तो इसके रेशे, उसके पत्तियां हैं तो उसके एकदम रेशे ऐसे इस तरह से रेशे रहते हैं, है ना, तो इसी रेशे एक आध रेशा आपको चुभ गया, है ना, आपको चुभ गया तो उससे उससे भी निकलता है कौन सा, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है डियर स्टूडेंट, मतलब कि जंगली पौधा होता है नेटल, जिसको अपने आत्मरक्षा के लिए मेथेनोइक अम्ल निकालता है। उसी प्रकार चींटी भी कौन सा अम्ल निकालते थे, मेथेनोइक। इसी प्रकार पौधे व जंतु अपनी आत्मरक्षा के लिए ये क्रियाविधि अपनाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्लियर है बात, समझ में आई चीजें। पीएच और फसल उत्पादन, मतलब क्या है कि मिट्टी जिस पर हम फसल उत्पादन करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको उत्पादन करना है आपको धान का, तो धान का उत्पादन करना है तो मिट्टी का पीएच कितना रहना चाहिए, तो धान की फसल के लिए, ठीक है, तो धान के फसल के लिए मिट्टी का पीएच कितना रहना चाहिए, मिट्टी का पीएच रहना चाहिए कितना जी, 5 से 8 के बीच, पीएच मान कितना रहना चाहिए जी, 5 से 8 के बीच में रहना चाहिए, तभी आप उस मिट्टी पर अच्छे पैदावारी कर सकते हैं धान की। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आई बातें। अब क्या होता है, कई कारणों से, जैसे भौगोलिक कारण हो गए या फिर बहुत ज्यादा हम लोग उस पर धान उगा रहे हैं, एक ही प्रकार के फसल उत्पादन, तो उसका पीएच मान, है ना, किसका जी, पीएच मान, किसका पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान 5 से 8 से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, मतलब क्या 8 से अधिक हो गया, अधिक हो गया मतलब कैसा हो गया, वो क्षारी हो गया, कैसा हो गया जी, क्षारी हो गया, तो अब अच्छे से उत्पादन हो गया क्या फसल का, अच्छे से उत्पादन नहीं होगा जी, जितना पैदावार हमको चाहिए उतना उत्पादन हो गया क्या, नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, पीएच मान वापस से मुझको कितने में लाना है, 5 से 8 के बीच लाना है, ज्यादा हो गया तो इसीलिए हम क्या उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा खाद छिड़कते हैं जी, या फिर राख छिड़कते हैं, तो ये क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि वापस से मिट्टी के पीएच मान 5 से 8 के बीच में लाया जा सके। अगर कम हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा, तो किस तरह के उसको खाद का प्रयोग करेंगे, क्षारीय टाइप का। अगर ज्यादा हो जाता है क्षारीय तो अम्लीय माध्यम वाला उपयोग करेंगे, और अम्लीय हो जाता है तो क्षारीय, ताकि उसका पीएच मान कितने से कितने बीच का आ सके, 5 से 8 के बीच में आ सके। समझ में आई बातें, ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग को क्लियर है कि पीएच मान और फसल उत्पादन किस तरह से प्रभावित होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व इस तरह से कम